हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। तो जैसे कि आप टॉपिक लिखा हुआ है देख पा रहे होंगे, ये टॉपिक स्पेशली क्लास 10th के लिए है। आप लोगों को पता है कि इस बार क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 हो चुका है, ये टर्म 2 का सिलेबस है। ये टर्म 2 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, हम इसका मतलब बताएंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले आप लोग चिंता मत करिए, हम इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे, और हर एक टर्म को हम अच्छे से समझाते जाएंगे। तो आप लोग पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणियां। सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स। यह है एपी का डेफिनेशन। यहाँ पे क्या क्या वर्ड आया देखिए। प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पीछे वाला टर्म, पिछला टर्म। एडिंग अ फिक्स नंबर, हर प्रीसीडिंग टर्म में हर बार हम क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाएंगे और उससे जो हमको नया टर्म मिलेगा, यानी कि सक्सेसिव टर्म मिलेगा, वही क्या होता है, एपी होता है। आप लोगों को घबराना नहीं, हम एग्जांपल लेके हर एक चीज आपका क्लियर करते जाएंगे। हिंदी में इसका डेफिनेशन है, पूर्ववर्ती पदों में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्रमिक पद प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, पूर्ववर्ती यानी कि पीछे वाला टर्म में एक निश्चित संख्या यानी कि एक फिक्स नंबर को हर बार ऐड करते जाएंगे, तो जो नंबर हम लोगों को मिलेगा वही क्या कहलाता है, एपी कहलाता है, यानी कि समांतर श्रेणियां कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हर एक टर्म आपको समझाते हैं। जैसे कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं पहला पद। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं सार अंतर। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। हम एग्जांपल लेके आपको सब कुछ समझाएंगे कि ए किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं और एन किसको बोलते हैं, इसलिए कोई भी चिंता नहीं करना, बस आप पेशेंस के साथ पूरे वीडियो को देखते जाइए। शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, टी एन इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो इसका यूज हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब होगा, वो भी दूसरा एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज में इसका कोई जरूरत नहीं है। मैंने फॉर्मूला इसलिए पहले बता दिया ताकि आप लोगों को ए और एन और डी समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एपी का फॉर्म कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एपी का फॉर्म देखिए कैसा होता है। मान लिया जाए 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके का हमारा एपी का फॉर्म होता है। ठीक है, ये लास्ट टर्म तक जाएगा, जितना भी इसका लास्ट टर्म होगा वो होगा। हम लोग को इसका लास्ट टर्म नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर आपको बोला जाए कि आप इसका ए बताइए, ए का मतलब हम देखे थे कि फर्स्ट टर्म होता है, तो ए, इसी को हम लोग T1 भी बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म। टी का मतलब टर्म और 1 फर्स्ट टर्म। तो ये हम लोग को बताना। तो फर्स्ट टर्म आपको देख के पता चल रहा है क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगर बोला जाए कि डी फाइंड करिए, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आप लोग को हम बताए थे। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग डेफिनेशन में देखे थे कि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब देख लीजिए क्या करते हैं, डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। आपको पता है टर्म क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो आपका सेकेंड टर्म क्या है, 5 है, और फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। माइनस कर दीजिए 2, और ये जो 2 है कॉमन डिफरेंस है, हर बार सेम आएगा। अगर सेम नहीं आता है, अगर सेम नहीं आता है तो वो एपी का फॉर्म नहीं होगा, अगर सेम आएगा तभी वो एपी का फॉर्म बनाएगा। तो ये था एक एग्जांपल। इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें कितने टर्म है, कितने सारे टर्म है, तो कितने सारे टर्म है ये निकालने के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एन फाइंड करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी बस आप लोगों को समझना है कि ए और डी क्या होता है। तो हम लोग फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, ये भी एपी के फॉर्म पे है। ले लेते हैं हम लोग 10, फिर 7, फिर 3, 4, देन 1 और डॉट 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 डॉट। अगर हम बोले कि ये एपी में है, आप लोग इसका मेरे को ए निकाल के बताइए और डी निकाल के बताइए। तो ए का मतलब तो होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो ये आप लोग को क्लियर है कि फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। इसी में हम बोले आप लोग डी निकालिए, डी। तो डी का फॉर्मूला आप लोग को पता है T2 माइनस T1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा 7 है और फर्स्ट टर्म हमारा 10 है। तो 7 माइनस 10 आपको भी पता है कि माइनस तो होगा, लेकिन बड़ा के सामने जिसका साइन होता है, जो हमारा ग्रेटर नंबर होता है, उसके सामने जो साइन होता है हम लोग वही साइन यूज करते हैं, -3। यानी डी का वैल्यू क्या आ गया, -3 आ गया।
तो अगर मान लीजिए कि आपको हम बोलते हैं कि आप लोग इसको चेक करिए, ये जो फॉर्म है वो एपी पे है या नहीं, ये चेक करने का आपको हम बोलते हैं, तो आप कैसे चेक करिएगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो डी निकलता है, उसी तरीके से इसको भी जब माइनस करेंगे तो भी डी निकलेगा। और यहाँ पे थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में से अगर थर्ड टर्म को माइनस किया जाए तो भी क्या निकलेगा? डी निकलेगा। और हम लोग डेफिनेशन में देख चुके कि हर बार डी क्या होता है? सेम होता है। तो चेक करते हैं आगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फिर से डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते थे हम लोग, क्या? तो T3 माइनस T2, यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर इस थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दिया जाए तो भी क्या निकल के आएगा? डी निकल के आएगा। तो T3 क्या है हमारा? 4 है, और T2 हमारा क्या है? 7 है। माइनस कर दीजिए, 3 ही होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग डी निकालते हैं। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे अभी, ठीक है? तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये लिखा हुआ एग्जांपल, ये फ्रैक्शन में आपको हम हर तरीके का क्वेश्चन कराएंगे। एक हम सीखे पॉजिटिव डी आया था, दूसरा देखे कि नेगेटिव डी निकला था, अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि हमारा नंबर जो है फ्रैक्शन में है, ठीक है? फ्रैक्शन में है हमारा नंबर। तो अगर हम बोले कि इसमें ए बताइए, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है? 2/3 है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी इज इक्वल टू, हम लोग देख चुके कि पहला हम लोग जानते हैं कि T2 माइनस T1। हर बार आप यही करिएगा। अगर आपको यहां से डी निकालना है तो T3 माइनस T2 करिएगा, यहां से डी निकालना है T4 माइनस T3 करिएगा, यानी कि जिससे भी आप माइनस करेंगे जस्ट उसके प्रीसीडिंग यानी जस्ट उसके पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे तो डी निकल जाएगा। तो T2 हमारा क्या है? 7/6 है, और T1 हमारा 2/3 है। आप लोग को ये सॉल्व करना तो आता ही होगा फ्रैक्शन। हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत लोग एलसीएम लेके भी करते हैं, एलसीएम से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इजी होता है। जैसे कि 3 को 7 से करेंगे, 3 7 या 21। 6 को 2 से करेंगे तो 6 2 12, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18। इसको माइनस करिएगा, आएगा 9/18। इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 1/2। ये डी हमारा क्या निकल के आ गया? 1/2। तो चलिए फिर हम लोग फिर से डी निकालते हैं। तो हम लोग पिछले वाले में T3 माइनस T2 करके डी निकाल चुके, इसलिए हम वो आपको नहीं बताएंगे। इस बार हम आपको बताएंगे T4 माइनस T3 करना। तो यहाँ पे लिखेंगे D इज इक्वल टू, ये क्या है हमारा? T4 है, और ये हमारा क्या है? T3 है। T4 का वैल्यू दिया हुआ है 13/6 और T3 का वैल्यू है 5/3, ठीक है? अब आप लोग को अगर एलसीएम इजी लगता है तो एलसीएम से करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। हमको तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है तो हम वही यूज करेंगे। 13 3 इन दोनों को पहले इधर से मल्टीप्लाई करिएगा, देन इधर से करिएगा। तो 13 3 कितना होता है? 39, बीच में माइनस। 6 5 कितना होता है? 30। इसको 6 3 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18। माइनस करिए, 9/18 कैंसिल कर दीजिएगा, आ जाएगा 1/2। देखिए दोनों का डी जो है हमारा क्या आ गया है? सेम आ गया। यानी अगर हम कहें कि ये फॉर्म जो है एपी का वो बिल्कुल सही है, ये जो फॉर्म है वो एपी के फॉर्म पे है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा। पॉजिटिव डी भी निकला हमारा, नेगेटिव डी भी निकला हमारा, और फ्रैक्शन में भी निकला, ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे कि डी को कैसे प्रूफ किया जाए कि डी हमारा सेम है या नहीं है, ठीक है? डी हमारा सेम है या नहीं, ये हम लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए हम लोग अगर मान लीजिए एपी का फॉर्म जो भी होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अगर उसमें मान लीजिए कि बहुत सारे टर्म है और आपको नंबर पता है कि कितने सारे टर्म है। मान लीजिए टर्म आपको पता है कितने हैं? 25 है, ये एन का वैल्यू। मतलब इस एपी में कितने सारे टर्म होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है। यानी टर्म कितने? 25 है। तो हम आपको बोले कि आप क्या करिए? चेक करिए। तो ज्यादा आपको नहीं करना, बस स्टार्टिंग का 4 या 5 टर्म को से चेक कर सकते कि वो एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। अगर स्टार्टिंग का 4 या 5 फॉर्म सही रहा तो आगे का सही होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि T5 माइनस T4, T5 माइनस यानी कि फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा? T4 माइनस T3 के बराबर होगा, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। और ये किसके बराबर होगा? तो T3 माइनस T2 के बराबर होगा, T2 के बराबर होगा। और अगर ये देखा जाए तो ये किसके बराबर होगा? T2 माइनस T1 के बराबर होगा, T1 के बराबर होगा। यानी डी के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी बार अगर एक टर्म में से उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाले टर्म को माइनस किया जाए तो हमारा डी निकल जाएगा। और इसका सब आपस में क्या है? देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है, दैट मींस सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो डी को चेक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारे जितने भी आपको टर्म दिए हुए हैं उसमें से कुछ स्टार्टिंग का 5 या 6 टर्म को आप माइनस करके देख लीजिए। अगर डी सेम आता है दैट मीन्स वो एपी के फॉर्म पे है, और अगर सेम नहीं आया तो वो एपी के फॉर्म पे नहीं है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें देखेंगे कि वो एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। तो हम लोग फिर से एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है और आपका इसमें करना क्या है कि आपको इसमें चेक करना है कि ये एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया हुआ है गिवन है उसको लिखेंगे। इस एपी में हमारा ए क्या है?
2 है, d क्या है, तो d निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या करते हैं, t2 माइनस t1। t2 हमारा है 6 और t1 है हमारा 2, माइनस करके देखे क्या आ गया, 4 आ गया। यहां तक तो सही है। अब हम लोग को चेक करना है कि एपी के फॉर्म पे है या नहीं, तो उसके लिए हमको आगे का टर्म का भी डी देखना पड़ेगा। तो आगे का टर्म यानी कि फिर से डी निकालेंगे और फिर से हम क्या कर सकते हैं, t3 माइनस t2 करेंगे। तो t3 माइनस t2, t3 का वैल्यू है 10 और t2 का वैल्यू है 6, माइनस कर दीजिए 4। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी हम कह रहे हैं कि एपी के फॉर्म पे है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे d इज इक्वल टू t3 माइनस t2 ले चुके हैं, अब क्या लेंगे, t4 माइनस t3 लेंगे। t4 क्या दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4, ये हमारा क्या होगा, t4 होगा, यानी ये 12 है और ये क्या है, t3 है। इसको माइनस करिए, देखिए ये जैसे ही 2 आया हम समझ गए कि हमारा d जो है इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट इन एन एपी, यानी ये जो हमारा एपी था वो एपी के फॉर्म पे नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी जो है हमारा सेम नहीं आ रहा है और हम लोग एपी का डेफिनेशन में देख चुके हैं कि डी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है, एक सेम वैल्यू होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, हमको जहां तक लगता है। फिर से हम आप लोग के लिए एक और एग्जाम्पल लेके आए। हम हर तरीके का क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोग को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पे a क्या है हमारा, 3/2। इसमें करना क्या है, इसमें करना है कि आपको चेक करना है पहले कि ये एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। इसमें सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आपको चेक भी करना है एपी के फॉर्म पे है या नहीं है, आपको a भी बताना है और आपको d यानी कि कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग a लिख लिए 3/2। नेक्स्ट हम लोग को d बताना है। तो d बताने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये एपी के फॉर्म पे है या नहीं है, तभी हम लोग d बताएंगे। तो चेक करते हैं। d का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से पता है, t2 माइनस t1। t2 का वैल्यू है 1/2 माइनस ये क्या है, 3/2। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो एलसीएम लेने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर अलग होता है तब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम है तो एलसीएम नहीं लेंगे। डायरेक्ट माइनस करिए, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि बड़े के सामने क्या है, माइनस है, /2। इसको कैंसिल करिएगा, आएगा -1। ये एक डी निकला। दूसरा डी फिर से निकालेंगे क्योंकि हम लोग को चेक करना है कि एपी के फॉर्म पे है या नहीं है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पे डी निकाला है। किससे निकाला है, तो हम लोगों ने t2 माइनस t1 करके डी निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे कि t3 माइनस t2 करके, यहाँ पे t2 ले चुके, हम लोग t3 लेंगे, यानी कि d इज इक्वल टू t3 माइनस t2। आप लोग को अच्छे से पता है 3 में से 2 ही माइनस होगा, 1 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जिससे भी माइनस करते हैं जस्ट उसके पहले वाले नंबर से करते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो t3 क्या है, -1/2, और क्या लिखेंगे, -1/2। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था और हमारा t2 का वैल्यू 1/2 था, तो 1/2। अब माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, तो 1 और 1 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे तो 2 का 2 रहेगा ही। क्यों ऐसा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आप लोग को पता होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर अलग होता है तब हम लोग एलसीएम लेते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। और साइन किसका लगेगा, माइनस माइनस होता है प्लस है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। इसको कैंसिल करिएगा, वापस से क्या आएगा, -1। तो देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अब हम लोग इसको चेक करेंगे, यानी कि t4 माइनस t3 करेंगे। तो हम लोगों ने अभी इससे डी निकाल लिया, इससे भी डी निकाल लिया। अब हम लोग को इससे डी निकालना है, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे t3 यूज कर चुके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, t4, और इसमें से कौन सा माइनस होगा, जस्ट उसके पहले वाला, यानी कि t3। तो हम लोग इसको माइनस करके निकालेंगे। t4 का वैल्यू क्या है, -3/2, और t3 का वैल्यू क्या है, -1/2। ये गलत है, कैसे, क्योंकि ये माइनस तो यूज कर चुके, इसका अपना माइनस भी तो था, ये इसका अपना माइनस है, यानी हम लोगों को ब्रैकेट के साथ एक बार और -1/2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, -3/2 तो एज इट इज उतर जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1/2। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यानी हम लोग को एलसीएम नहीं लेना, बस डायरेक्ट माइनस कर देना है। तो -3 में से 1 जाएगा तो 2 तो बचेगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, और डिवाइडेड बाई 2। माइनस कर, इसको डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा -1। तो हम लोगों से इस
क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो एपी लिखा हुआ क्या ये एपी के फॉर्म पे है या नहीं, और ए फाइंड करना था और डी फाइंड करना था। तो हम लोगों ने चेक किया कि ए तुम्हारा 3/2 जो फर्स्ट टर्म होता है, डी निकाल लिए हम लोग कैसे, T2 - T1, T3 - T2 और T4 - T3। तो सब में डी का वैल्यू सेम आया, दैट मीन्स कि ये एपी के फॉर्म पे है। और इसका हम लोग जितना हम लोग को जो चीज निकालने बोला गया था क्वेश्चन में, हम लोगों ने सारा कुछ फाइंड कर लिया। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म होता है। हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा, अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे ताकि आप लोग का हर कुछ अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम एक एग्जाम्पल लिए है, लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है कि ये एपी के फॉर्म पे है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि कोई टैक्सी फेयर है, ठीक है, वो बोल रहा है कि हर किलोमीटर में वो कितना रुपया लेता है, 15 रुपया लेता है। और जब आपका थोड़ा थोड़ा किलोमीटर यानी कि हर एक किलोमीटर जैसे बढ़ेगा, हर एक किलोमीटर आपका बढ़ेगा तो उसमें कितना कितना रुपीज ऐड होगा, ₹8 हर बार ऐड होते जाएगा। मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम, एक दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम 10 रुपए दिए, अगले किलोमीटर पे आपका 5 रुपए बढ़ के 15 हो रहा है, अगले किलोमीटर पे उस 15 पे 5 ऐड होकर 20 हो जाएगा। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। यानी कि हम लोग का जो फेयर है, फेयर फर्स्ट किलोमीटर का कितना है आप लोग देख रहे हैं, यानी ये फर्स्ट किलोमीटर का, दैट मीन्स कि ये क्या है हमारे लिए, ए है, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म है, ये 15 है, 15 रुपीज। ठीक है, हर एक किलोमीटर पे कितना बढ़ रहा है, 8 रुपए बढ़ रहा है। तो बोल सकते हैं यहां से ऐसा कि फेयर जो है वो सेकेंड किलोमीटर का कितना होगा, यानी कि हमारा, या तो आप ए लिखिए, ए से ज्यादा अच्छा रहेगा T1, क्योंकि आगे हम लोग को T2 T3 इस तरीके का लेना होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं T2, यहाँ पे 15, उस पर कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 23 रुपीज। ठीक है, उस तरीके से फिर से फेयर जो होगा वो थर्ड किलोमीटर का कितना होगा। अब आप लोग क्या करिएगा, इस जो 23 हमारा आया है ना, इस 23 पे फिर से 8 रुपीज, ये वाला 8 रुपीज ऐड करिएगा, तो ये हो जाएगा 31 रुपीज। यानी हर बार आपका एडिशन होते जा रहा है। फिर से अगर फेयर देखा जाए फोर्थ किलोमीटर का, यानी कि क्या निकाल रहे हैं आप लोग, T4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो T4 के लिए 31 है, यानी कि T3 में हम लोग ऐड करेंगे, जो भी प्रीसीडिंग टर्म होता है ना उसमें हम लोग डी को ऐड करते हैं। तो ये 31 था, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, 49 बन जाएगा। नहीं, एक मिनट, 39, सॉरी, ये क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा। तो देखिए आप लोग खुद से देख रहे हैं कि हर बार कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, और यही फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। यानी ये जो है हर बार अगर सेम नंबर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि ये एपी के फॉर्म पे है। तो लास्ट में लिखना है यस इट इज इन एन एपी, यानी कि ये एपी में है। और ये आपका कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन, यहां तक आपको क्लियर होगा। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोग कर चुके हैं। अब बस एक टॉपिक बचा है, रूट वाला, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। चलिए करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये एपी के फॉर्म पे है, हम ये पहले आप लोगों को बता दे रहे कि एपी के फॉर्म पे है। हमको इसमें बस दो चीज फाइंड करना है, क्या क्या, पहला फाइंड करना है कि ए का वैल्यू क्या है, और दूसरा फाइंड करना है कि डी का वैल्यू क्या है। हम लोग अब फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग ए का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू आप लोग को क्लियर है कि ये हमारा क्या होगा, ए का वैल्यू होगा, तो लिख देते हैं 5√2 - 7√5। उसके बाद हम लोग को निकालना है क्या, डी का वैल्यू। डी का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1। आप चाहे तो T4 - T3 भी कर सकते हैं, T3 - T2 भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, T2 - T1। आप ये भी कर सकते हैं, डी कहीं से भी निकल सकता है। तो T2 का वैल्यू क्या है, T2 का वैल्यू ये है 6√2 - 6√5। ये हम लोगों ने एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस ये होगा T1, तो 5√2 - 7√5 ये हो गया। इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे एज इट इज 6√2 - 6√5। अब आप लोग को पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या होता है, ये माइनस का अंदर जो भी साइन होता है वो साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 5√2। और यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7√5। इसीलिए हम बस इतना याद रखते हैं कि ब्रैकेट खुलने के बाद अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम लोग अंदर का साइन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लोग को पहले ये पता करना होगा कि कौन किससे माइनस होगा। तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है। रूट के अगर अंदर वैल्यू सेम होगा तभी वो माइनस या प्लस हो सकता है। तो रूट के अंदर यहाँ वैल्यू सेम है और यहाँ वैल्यू सेम है, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा,
1√2। ठीक है, और अगर यहाँ देखो तो यहाँ √5 है, यहाँ √5 है, आपस में सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए क्या करना पड़ेगा माइनस। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, जो बड़ा नंबर होता है उसके पास जो साइन होता है वो, तो बड़ा नंबर 7 है और इसके पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे भी 1, और मतलब 7 में से 6 माइनस हुआ तो बच गया 1, और √5 का √5। अब रूट के पहले 1 है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, यानी कि बस डायरेक्ट लिख देंगे √2 प्लस √5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रूट वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो आज का ये टॉपिक आप लोग को मेरे हिसाब से लगता है क्लियर हो गया होगा। ये आज का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे। मैं एनसीईआरटी को प्रीफर करूंगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी जो होता है वो बेस होता है, अगर वो क्लियर है तो आपको लगता है कि सारा बुक क्लियर होता जाएगा। और मेरे अलावा, यानी कि मैं जो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी उसके अलावा अगर आप लोग को किसी भी बुक में, किसी दूसरे राइटर का बुक या दूसरे पब्लिकेशंस का बुक में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।